ट्रंप ने अभी तो सिर्फ 5 दिनों के लिए ईरान के एनर्जी प्लांट्स पर हमले रोके हैं। अगर ईरान इन 5 रोज में इनकार ही करता है और मुज़ाकरात नहीं होते, तो आप समझते हैं कि अमेरिका ईरान के पावर प्लांट्स पर हमले जैसा वॉर क्राइम करेगा? ये कोई आसान नहीं किया प्रेसिडेंट ट्रंप ने या अमेरिका ने कि पावर प्लांट पर हमले रोक दिए हैं 5 दिन के लिए। मैं बता देता हूं कि क्यों रोके हैं। मेरी नजर में ये है, देखिए, अगर ये हमले इनके पावर प्लांट्स पर, एनर्जी सेक्टर पर या इनकी ऑयल रिफाइनरी पर होते हैं तो ईरान ने थ्रेट किया था कि फिर मैं भी तमाम बिजली घरों को जो मिडिल ईस्ट में है, जीसीसी ममालिक में, उन पर अटैक करने को लेजिटिमेट समझूंगा। वो बिजली घरों को आप सिंपल पावर स्टेशन ना लें, वो बिजली घर कोस्टल एरियाज में तकरीबन वाटर डिसैलिनेशन प्लांट, जो समंदर से पानी को कन्वर्ट किया जाता है मीठा पानी लेने के लिए, तमाम ममालिक मिडिल ईस्ट के उस पानी पर डिपेंडेंट है। 70% सऊदी अरब वाटर डिसैलिनेशन प्लांट पर डिपेंडेंट है, 85% ओमान डिपेंडेंट है, 90% कुवैत डिपेंडेंट है। और सबसे ज्यादा खतरनाक बात यह है कि इन मुल्कों के पास वाटर स्टोरेज की सलाहियत 4 से 7 दिन तक है, सिवाय यूएई के तकरीबन उसके पास 40 दिन की स्टोरेज कैपेसिटी है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर ईरान हमला कर देता उन बिजली घरों को जो इन वाटर डिसैलिनेशन प्लांट्स को चला रहे हैं, तो आप इमेजिन करें कितना खौफनाक मंजर होगा। बिजली के लिए सारे ये बंद हो जाएंगे, बिजली की वजह से पंपिंग स्टेशन पंप हो नहीं सकेगा पानी। तो 7 स्टार या 5 स्टार होटल जो इस एरिया में है, आप इमेजिन करें अगर वो पानी के बगैर कैसा लगेगा। तो अमेरिका ने ये फेवर किया है क्योंकि अरब मुल्कों ने उनको कहा होगा, प्रेसिडेंट ट्रंप को जरूर, आई बिलीव, कि अगर आपने ये कैंपेन शुरू कर दी तो सबसे ज्यादा बिजली घर तो हमारे कोस्ट के ऊपर 815 डिसैलिनेशन प्लांट्स को सपोर्ट करने वाले वो अरब ममालिक को ज्यादा ईरान की कोस्ट से दूर नहीं है, वो सही। बिल्कुल साथ साथ कोस्ट की मौजूद है, जहां पे निशाना बनाना मुश्किल भी नहीं है। बट सर, हम देख रहे हैं दूसरी जानिब कि बरतानिया का जो बहरी बेड़ा है वो अमेरिका की मदद के लिए पहुंचना, फिर हम देखते हैं कि 3000 अमेरिकी ग्राउंड फौजी मजीद तैनात किए गए हैं। ये सब तो फिर उसी तरफ इशारा कर रहा है कि अमेरिका वक्त ले रहा है मजीद फोर्स पहुंचाने की। डोंट यू थिंक ये भी एंगल हो सकता है? और अगर ऐसी सूरत हाल बनी और ग्राउंड ऑपरेशन शुरू हुआ तो पाकिस्तान के लिए कितना बड़ा चैलेंज होगा ये? इस तरह की जो पोस्टरिंग होती है शदिया, वो बुनियादी तौर पर दो तरह की होती है। एक तो आप टाइम बाय करते हैं, जिसकी तरफ आप इशारा कर रही हैं, और दूसरा आप नेगोशिएशन से पहले एक अश्योर्ड किस्म की डिस्ट्रक्शन दिखाते हैं दुश्मन को। अच्छा। जो पावर टू हर्ट है उसको इंक्रीज करते हैं कि मेरी कैपेबिलिटी आपको हर्ट करने की बहुत ज्यादा है, ताकि पावर टू बार्गेन बेहतर मिल सके। ये बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। आप एक तरफ टाइम बाय कर सकते हैं प्रेसिडेंट ट्रंप, क्योंकि अनप्रेडिक्टेबल है, उनको प्रेडिक्ट नहीं किया जा सकता, तो चांसेस ये भी हैं कि वो टाइम बाय कर रहे हो, रिप्लेनिश कर रहे हो, रीस्ट्रेटेजाइज कर रहे हो, ट्रूप्स की लोकेशन या रीडिप्लॉयमेंट कर रहे हो, वो भी एक पॉसिबिलिटी है। लेकिन ये भी एक पॉसिबिलिटी है कि वो ये शो करना चाहते हैं कि अगर ईरान ने हमारी बात ना मानी तो ईरान को कितना ज्यादा, कितना खतरनाक नुकसान या डिस्ट्रक्शन का सामना करना पड़ेगा। तो दोनों टैक्टिक्स में ये काम आता है जो पोस्टिंग होती है। राइट। पाकिस्तान की सालसी की बात हो रही है सर, और इस्लामाबाद में मुमकिन तौर पर ये मेज सज सकती है। इन मुज़ाकरात को होस्ट करना कितनी बड़ी जिम्मेदारी होगी पाकिस्तान के लिए, क्योंकि मुज़ाकरात के कामयाब और नाकाम दोनों सूरतों में पाकिस्तान पर बराह रास्त इम्पैक्ट आपके ख्याल में आ सकता है? पहले तो देखिए, ये बहुत बड़े ऑनरी एजाज की बात है कि अगर तमाम फरीक एग्री कर जाते हैं पाकिस्तान की होस्टिंग पर, ये इटसेल्फ एक बहुत बड़ा माइलस्टोन होगा हमारी दुनिया में रेलेवेंस का। क्योंकि पहले दुनिया हमें रेलेवेंट सिर्फ समझी है जब हिंदुस्तान से हम मुकाबले से बाहर निकले, तो हम एक स्टेबलाइजिंग फोर्स अपने खित्ते में बने। लेकिन हम ग्लोबल अगर प्लेयर्स को, जिनकी डाइवर्जेंट इंटरेस्ट है, डाइवर्जेंट मिलिट्री इंटरेस्ट और ऑब्जेक्टिव्स हैं, उनको अगर हम कन्वर्ज करने पे, मेज पर लाने तक भी कामयाब हो जाते हैं, तो ये बहुत बड़ी डिप्लोमेटिक हमें स्ट्रेंथ भी मिलेगी, एडवांटेज या फतह होगी, नंबर 1। नंबर 2, जिसकी तरफ आप इशारा कर रही हैं, ये बहुत चैलेंजिंग है, इसमें तो कोई शक नहीं है, क्योंकि इतना चैलेंजिंग सिचुएशन इतने डाइवर्जेंट मुल्कों के साथ, इजराइल, अमेरिका एक तरफ हो, मिडल ईस्ट के दोस्त एक तरफ हो, ईरान एक तरफ हो, तो पाकिस्तान के लिए चैलेंजिंग इसलिए होगा कि तमाम के तमाम फरीकैन के दरमियान हमने बैलेंसिंग एक्ट करना है। अगर हम, ये नहीं होना चाहिए कि किसी एक फरीक को ये लगे या एहसास हो कि हम किसी प्रेशर में या किसी गुडविल में या दोस्ती में या किसी डिफेंस एग्रीमेंट की वजह से दूसरे का साथ दे रहे हैं। तो ये एक तरफ एडवांटेजेस है। बेशक खुदा ना खास्ता मुज़ाकरात फेल भी हो जाए, मैं तो दुआ गो हूं कि कामयाब हो, लेकिन अगर खुदा ना खास्ता फॉलो आउट भी कर जाते हैं, फिर भी हमारी बहुत रेलेवेंस बन जाएगी दुनिया में। लोग हमें मानेंगे कि हम पीस मेकर्स हैं, बल्कि पीस डिस्ट्रॉयर्स नहीं हैं या स्पॉयलर्स नहीं है। वो एक रेलेवेंस हमारी न्यू फाउंड रियलिटी हो जाएगी दुनिया की नजर में। लेकिन जैसे मैंने कहा, वो चैलेंजिंग भी बहुत है, क्योंकि हर मुल्क को जो नेगोशिएट करता है उसको फेस सेविंग बाद में चाहिए होती है। बिल्कुल सही। एंड सर, व्हाट डू यू थिंक, व्हाट रियली चेंज्ड कि अमेरिका समेत मगरब पाकिस्तान में सालसी की कोशिशों को कबूल करने लगा, और कल ट्रंप की जानिब से वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब के बयान को शेयर करना
एक बहुत अहम सफारती सिग्नल भी था। क्या पाकिस्तान इस हवाले से ईरान को यू थिंक कि मना सकेगा, या चीन और रूस की गारंटी भी बहुत जरूरी होगी? देखिए, इस वक्त तो जैसे मैंने कहा कि प्रेसिडेंट ट्रंप को भी कोई फेस सेविंग चाहिए, क्योंकि वो मिलिट्री ऑब्जेक्टिव्स जो उन्होंने डिक्लेयर किए थे और कुछ डिक्लेयर नहीं किए थे और कुछ उन्होंने जंग के दौरान ऐड किए थे, वो तमाम के तमाम मैं तो वो एक्सेप्ट होते या अचीव होते नहीं देख पा रहा कि वो कहीं ऐसी जगह पे पहुंच जाए जहां वो कह सके। तो अब जाहिर है सुपर पावर है, उनकी मिथ है, उनकी एक बहुत बड़ा अपने आप को इनविंसिबल कहते रहे हैं, इनवर्नेबल कहते रहे हैं, तो उनको एक फेस सेविंग तो चाहिए। पाकिस्तान की पोजीशन बहुत एडवांटेजेस है इसमें, लेकिन बहुत थिन लाइन है जैसे मैंने कहा। और दुनिया पाकिस्तान को रेलेवेंट ईरान ने पहले माना है, पिछली जंग में भी माना था, तो पाकिस्तान की पोजीशन तो बहुत एडवांटेजेस है, लेकिन एट द एंड ऑफ द देखने पड़ेगा कि हम आया बैलेंस कितना अच्छे तरीके से कर पाते हैं बिटवीन अमेरिका ऑब्लिक इजराइल वर्सेस ईरान वर्सेस ऑब्वियसली मिडल ईस्टर्न मुल्क। तो जैसे मैंने कहा, ये बहुत चैलेंजिंग होगा। अगर कामयाब हो जाते हैं तो बहुत ज्यादा हमारी रेलेवेंस भी बनेगी, दुनिया में हमारे वकार में इजाफा होगा, और आई एम श्योर बेशक डायरेक्ट ना सही, ईरान को हम इस हद तक कन्विंस कर लें कि हम आपको बेहतर एक अंडरस्टैंडिंग या बेहतर बार्गेन लेकर दे सकते हैं। जाहिर है ईरान की भी बहुत डिस्ट्रक्शन हो रही है, उसमें भी उनको प्राइड नहीं होना चाहिए। बहुत ज्यादा मैसिव डिस्ट्रक्शन हो रही है। अमेरिका जैसी सुपर पावर आज ऑलमोस्ट एक महीने से बिल्कुल, अल्टीमेटली सबको बेस पे आना ही पड़ेगा। बट सर इस सारे प्रोसेस में एक चीज का जो खदशा है, जो बार बार दोहराया भी जा रहा है, वो ये कि मुमकिन तौर पर इस्लामाबाद में मुज़ाकरात के दौरान अगर सपोज इसराइल इसको सबटाइज करने की कोई भी जाहिरियत कर देता है, तो इसका इम्पैक्ट कैसा होगा? और फिर एक और $1 मिलियन क्वेश्चन है कि इसराइल की गारंटी कौन और कैसे लेगा? जी, सबटाज करने का या स्पॉइलर का तो कोई सरप्राइज नहीं होना चाहिए। आपने बिल्कुल ठीक पॉइंट आउट किया कि इसराइल तो एस्केलेट पहले भी कर रहा है। आपने फॉल्स फ्लैग की भी रिपोर्ट्स आई हैं। अभी भी आपने देखा जब उसने ऑयल स्टोरेजेस पर और रिजर्वॉयर पर हमले किए, तो प्रेसिडेंट ट्रंप ने उनको मना किया। इस वजह से मना किया कि जो प्राइस है वो मिडल ईस्ट के दोस्तों ने देनी थी और वो बहुत ज्यादा एस्केलेशन हो जानी थी। उनको इंटरनली बड़ा प्रेशर आ जाना था मिडल ईस्ट के दोस्तों पर कि वो भी हिट बैक करें ईरान पर। तो आई थिंक ये बड़ा वाइज प्ले किया प्रेसिडेंट ट्रंप ने, रोक कर कि इसराइल को रोका। और वो क्यों कर रहा था? वो बुनियादी तौर पर इसलिए कर रहा था कि इतनी डिस्ट्रक्शन कॉज कर दी जाए कि वो जंग से नफरत में कन्वर्ट कर दी। लीडरशिप को भी एलिमिनेट करना है, वही स्टेप था पहले दिन। पिछली जंग में भी यही था कि ईरान के साथ जंग को जंग नहीं बल्कि एक बदले में कन्वर्ट कर दी जाए, एक तकलीफ दे मराहिल से दो लोगों को, आम लोगों को गुजारा जाए। तो ईरान के खिलाफ इसराइल तो ये कर सकता है, लेकिन क्योंकि इस वक्त ईरान के खिलाफ अमेरिका लीड कर रहा है, स्पीयर हेड कर रहा है, तो आई थिंक प्रेसिडेंट ट्रंप को ये जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। ले सकते हैं कि नहीं, वो तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन उनको लेनी पड़ेगी कि वो मैनेज करें इसराइल को और मिलिट्री ऑब्जेक्टिव्स ऑब्वियसली ऐसे करें जो ऑब्वियसली ईरान को भी एक एलिमेंट ऑफ फेस सेविंग मिले। बिकॉज ईरान का बड़ा इंपॉर्टेंट हमें याद रखना चाहिए कि जो उसने इस वक्त जो पोजीशन हासिल की है वो एक न्यू फाउंड एडवांटेज है। ईरान हॉर्मोज उसने बंद कर दिया, फिर उसने दुनिया का 4% तेल सिर्फ कंट्रोल करता था, 20% तेल कंट्रोल कर रहा है। उसने करेंसी अपनी युआन में पैसे लेने शुरू कर दिए। उसके बाद आप देखिए इनहेलेशन या डीकैपेसिटेट होने के बावजूद आपने देखा कुछ भी नहीं हो सका मिलिट्री फ्रंट। तो आई थिंक ईरान हैज न्यू फाउंड एक स्ट्रेंथ उसको मिली है। तो हमें बेहतर से बेहतर बार्गेन, विन विन सिचुएशन का कोई इंतजार करना चाहिए जहां ये सारे सबको अपनी अपनी जगह पे फेस सेविंग मिल जाए। सर मुज़ाकरात की शराइत इंतहाई सख्त हैं। एक तरफ ईरान की जानिब से अमेरिका को फौजी अड्डे खत्म करने और अपनाए हुर्मुज़ में शेयर्ड मैकेनिज्म की बात है, तो अमेरिका की जानिब से भी अफसूदा यूरेनियम की हवालगी, मराकज़ की बंदिश और प्रॉक्सी ग्रुप से मुकम्मल लातौलकी और फंडिंग का रोकना है। क्या दोनों फरीक इन शराइत पर मुत्तफिक हो सकते हैं? क्योंकि काफ़ी सख्त कंडीशंस हैं दोनों तरफ से। देखिए, जब भी इस तरह की जंग स्टेज पर पहुंच जाती है जहां पे बहुत ज्यादा नुकसान हो चुका और देखा जाए कि जंग बंद होने वाली है, तो दोनों या तीनों फ्रीकैन ये पूरा कोशिश करते हैं कि एस्केलेट करें, यानी एस्केलेट टू डी एस्केलेट। वो एस्केलेट इसलिए करते हैं कि दूसरे मुल्क को ये या दूसरे फरीक को ये पैगाम दे सके कि मेरी ये काबिलियत है आपको तबाह करने की, डिस्ट्रक्शन करने की, नुकसान पहुंचाने की।